देखिए अपन बात करें किसकी, यूएसजी की। किसकी बात करेंगे, यूएसजी इन प्रेगनेंसी। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारा सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स की होती है ये, कौन कौन सा इसमें डिफरेंस होता है टाइप्स के अंदर। तो देखिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। क्लियर है। और जिस जिस पर जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। क्लियर है। तो ऐसा मत सोचना कि आपकी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके दोस्त या कुछ ही बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, इतने दिन से वहां पर बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इन सब चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही बात है कि जितना लोग आप पर हंसोगे, सफल होने के बाद में उनकी राय क्या हो जाएगी, आपके लिए बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे समझ में। तो राय को, अगर इनकी ओपिनियन को आपने चेंज करना है और अपने आप को सफल होकर के दिखाना है, तो फिर खामोशी से मेहनत करते रहिएगा। ठीक है। एक दिन देखेंगे, शोर मचाएंगे और यहीं पर पार्टी करेंगे, डीजे पार्टी। ठीक है। देखिएगा किसकी बात करें अपन, यूएसजी की। तो यूएसजी दैट इज दी अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रा सोनोग्राफी। क्लियर है। इसी को बोलते हैं यूएसजी। देखिएगा, दिस इज दी मोस्ट कॉमन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, इसीलिए इसको बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अगर कंफर्मेशन बताना है तो किसके द्वारा बताएंगे, यूएसजी के द्वारा बताएंगे। यूएसजी में हमें क्या चीज पता चलेगा कि जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा, एक तो सेक चलेगा, वेरी गुड, जेस्टेशनल सेक दिखेगा। सेक दिख जाएगा, कब दिखेगा, 5 वीक्स पर। कब दिखेगा, 5 वीक्स पर। आगे समझ में। दूसरा, कार्डियक एक्टिविटी दिखेगी। क्या दिखेगी, कार्डियक एक्टिविटी दिखेगी। ये भी कब दिखेगी, 5 वीक्स पर। आगे समझ में। एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है 21 डेज पर या फिर 3 वीक्स पर, लेकिन कार्डियक एक्टिविटी दिखने कब लगेगी, 5 वीक पर। आगे समझ में। इसके बाद में इसको सुन कब सकते हैं, 10 वीक्स पर। कब सुनेंगे, बाय द डॉपलर, और 20 वीक्स पर बाय द स्टेथोस्कोप। इस तरीके से सुनने का काम है और देखने का काम है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद में अगर देखो, सेक्स से पता चल जाएगा, कार्डियक एक्टिविटी से पता चल जाएगा। आगे समझ में। और क्या होगा, जिससे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी कंफर्मेशन होता है किससे, यूएसजी से। लेकिन ये किस में होता है, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। किस में होता है, 3rd ट्राइमेस्टर में। आगे समझ में। तो इसका मतलब ऐसे कई कंफर्मेटरी टेस्ट है जिनसे क्या होता है, प्रेगनेंसी का डायरेक्टली पता चलता है, पॉजिटिव साइन आता है। कौन सा आता है, पॉजिटिव साइन आता है। बाकी स्क्रीनिंग करने के लिए, हम क्या करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए और भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें आता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी टेस्ट, जिसमें एचसीजी टेस्ट करते हैं। इसको ब्लड से भी चेक कर सकते हैं। आगे समझ में, किससे कर सकते हैं, ब्लड से। आगे समझ में। तो ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं, यूपीटी या फिर एचसीजी को। ये दूसरे कॉज भी हो सकते हैं जिनसे क्या हो सकता है, इनका लेवल राइज हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनसे प्रेगनेंसी वो कंफर्म हो चुकी है। इनको स्क्रीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। अगर कंफर्मेशन करना है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यूएसजी पर। मोस्ट कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग के अंदर बिठा लेना। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, इसी के साथ में अगर यूएसजी के टाइप की बात करते हैं, किसकी टाइप की, यूएसजी। अल्ट्रासाउंड की तो मेनली कितने टाइप्स की होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है दैट इज दी ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन या ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। दूसरी जो होती है दैट इज दी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। बात क्लियर इतनी। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होगी। अब देखो, ट्रांस एब्डोमिनल, तो इसका मतलब है पता चल रहा है कि एब्डोमेन के ऊपर से होगा। ये कहां से होगा, एब्डोमेन से डायरेक्टली किसको विजुलाइज करेंगे, यूट्रस को। तो इसका मतलब है ये कैसा होगा, पैरा एब्डोमेन। कैसा होगा ये, पैरा एब्डोमेन। पैरा एब्डोमेन होगा तो इसमें क्या होता है, प्रोब होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि यूएसजी जो होती है उसमें क्या होता है, प्रोब होता है। तो प्रोब होता है, तो प्रोब का कितना रेडियंस होता है या कितना उसके अंदर मेगाहर्ट्ज रेज डालते हैं। तो देखा, एब्डोमेन के अंदर डालते हैं 3.5 मेगाहर्ट्ज। आगे समझ में। तो प्रोब का जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसा बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोब, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोब दैट इज दी 3.5 मेगाहर्ट्ज। आगे समझ में। और देखिएगा, इसको मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करेंगे कब, 2nd ट्राइमेस्टर में। किसमें करेंगे, 2nd ट्राइमेस्टर में। आगे बस समझ में। देखिएगा, जब किसकी बात करते हैं, टीबीएस की, ये कौन सा है, ट्रांस वेजाइनल। ये ट्रांस एब्डोमिनल और जी कैसा है, ट्रांस वेजाइनल स्कैन।
क्लियर है? जब टीबीएस की बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये कैसे होगा, थ्रू वेजाइना। कैसा होगा, थ्रू वेजाइना। इसका मतलब प्रोब इंसर्ट करना पड़ेगा कहां पर, वेजाइना के अंदर। आगे समझ में। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रोब की। तो प्रोब की फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी 5 to 7 मेगाहर्ट्ज। कितना होगा, 5 to 7 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है? और इसको परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था जब टेराटोजेनिक इफेक्ट किए तो उसमें रेडियंस की बात करी थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करी थी। तो हमने देखे थे एक सेफ थे, इनको मे बी और एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे। तो यूएसजी को किस में रखा था, सेफ में। तो इसका मतलब क्या है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको परफॉर्म करते हैं, सेफ टेस्ट माना जाता है। आगे समझ में। कौन कौन सी इसके अलावा सेफ, दम से याद रखा था हमने, यानी डॉपलर, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। एमआरआई लेकिन प्लेन एमआरआई। एमआरआई कैसा होगा, प्लेन होगा। इस चीज को याद रखना। अगर एमआरआई किसके साथ कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रास्ट के साथ में, गॉडेलिनियम के साथ में, तो फिर वो क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब प्लेन एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं, सेफ माना जाता है। यूएसजी को सेफ माना जाता है और डॉपलर को भी सेफ माना जाता है। क्लियर? आगे बात समझ में, इतना सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीक्वेंसी की कितना होता है इसका, 5 to 7 मेगाहर्ट्ज होगा। आगे समझ में। किसके द्वारा करेंगे इसको, वेजाइना के द्वारा करेंगे। अब मोस्ट कॉमन कब परफॉर्म करते हैं इसको, मोस्ट कॉमनली कब परफॉर्म करेंगे, टाइम की बात करते हैं। किसकी, टाइम की। तो ये होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्लियर होगी बात समझ में। अब देखिएगा इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करेंगे इसको, किस में करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में। आगे समझ में। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे तो इसका मतलब है ये जल्दी क्या देगा आपको, स्क्रीनिंग कराएगा। प्रेगनेंसी में जो भी एबनॉर्मेलिटी है, प्रेगनेंसी का सेक देखना है, कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, तो इन सबको ये क्या कराएगा, जल्दी से बताएगा कि नहीं बताएगा। तो इसका मतलब ट्रांसवेजाइनल जो होता है 1 वीक बिफोर ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन। क्लियर है? इसका मतलब समझे आप कि यानी कि जो वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा है, वेजाइनल सोनोग्राफी हो रहा है, वो चीजों को एब्डोमेन से 1 वीक पहले बता देगा। आगे समझ में। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने देखा एब्डोमिनली करते हैं तो कार्डियक गैस्ट्रल से कब दिखता है, 5th वीक पर। कब दिखता है, 5th वीक पर। लेकिन जब बात करें किसकी, थ्रू वेजाइना या टीबीएस की बात करेंगे तो ये 4th वीक पर ही दिख जाएगा। किस पे दिख जाएगा, 4th वीक पर। और वेजाइना में कब, एब्डोमेन में कब दिखेगा, 5th वीक पर। और इसमें दिख जाएगा। कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं, कब आएगा, 5th वीक पर। इसमें कब आ रहा था, इसमें 5th वीक। और इसमें कब आ जाएगा, 4 वीक। मतलब 1 वीक पहले ये इंफॉर्मेशन दे देता है कौन, ट्रांसवेजाइनल या टीबीएस सोनोग्राफी। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांस स्कैन। 2 वैरायटी। कितनी वैरायटीज होती हैं, 2 वैरायटीज होती हैं। आगे समझ में। 2 वैरायटीज में जब बात करेंगे तो कल भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यानी ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन की जब बात करते हैं तो ये मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन होगा दैट इज दी लेवल 1 स्कैन। आगे समझ में। नेक्स्ट होगा दैट इज दी लेवल 2 सोनोग्राफी। कौन सा होता है, लेवल 2 सोनोग्राफी। देखिए जब लेवल 1 सोनोग्राफी की बात करते हैं, किसकी, लेवल 1 सोनोग्राफी की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होता है कैसा, ट्रांसवेजाइनल। कैसा होता है ये, ट्रांसवेजाइनल। लेकिन इसको ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। आगे समझ में। लेवल 1 में मोस्ट कॉमनली होता है, इसको बोलते हैं डेटिंग स्कैन। कौन सा बोलते हैं, डेटिंग स्कैन। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म होता है। किसमें होता है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इतनी बात क्लियर होगी। डेटिंग स्कैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं होता है। बस क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। एक इससे पता चल जाता है कि कितने सेक बन रहे हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब है
ट्विन प्रेगनेंसी का या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। सेक कितने नंबर्स में प्रेगनेंसी है कि नहीं है इस चीज का पता चल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली लेवल 1 से जिन चीजों का पता चलता है उनको याद रख लेना आप, दैट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसका पता चलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और एक चलता है दैट इज द हिप डिसलोकेशन का। किसका पता चलता है, हिप डिसलोकेशन। यही चीजें जिनको क्या होता है लेवल 1 बता पाता है या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को बता सकता है आगे समझ में। लेकिन बात ज्यादा कुछ ये नहीं बताएगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में कंफर्म करेगा कहाँ जी ये प्रेगनेंसी है, इसलिए इसको क्या बोला है, डेटिंग स्केल बोला है और लेवल 1 स्केल बोला है। किस में होता है ये, फर्स्ट टाइमेस्टर में होता है। किस में होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर में। इतनी बात क्लियर हो गई। फर्स्ट टाइमेस्टर में भी ये कब परफॉर्म होगा, देखो फर्स्ट टाइमेस्टर में एब्डोमेन पे तो ऑर्गन आता नहीं है या यूट्रस आता नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है। तो इसका मतलब इसमें एब्डोमिनल परफॉर्म कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मोस्ट कॉमनली कौन सी करनी पड़ती है, टीबीएस करनी पड़ती है आगे समझ में। और जब देखिए इसकी बात करेंगे तो इसका सबसे अर्लीस्ट कंफर्मेशन पता कर सकते हैं या अर्लीस्ट स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कब करेंगे, 10 वीक्स पर। कब हो जाती है, 10 वीक्स पर आगे समझ में। तो इसका मतलब लेवल 1 कब होता है, 10 to 14 वीक्स पर मिलेगा, 10 to 14 वीक्स पर मिलेगा। अगर अर्ली न्यूरल ट्यूब को देख सकते हैं तो कब देख सकते हैं, 10 वीक पर। लेकिन मोस्ट कंफर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, मोस्ट कंफर्मेशन। तो मोस्ट कंफर्मेशन करेंगे तो वो किसके द्वारा करेंगे, फिर 14th वीक पर होगा। कब होगा ये, 14 वीक्स पर होगा। क्लियर आ गया बात समझ में। तो इसका मतलब है लेवल 1 को अपन परफॉर्म करेंगे कब, 10 to 14 वीक्स पर। किस पर करते हैं, 10 to 14 वीक्स पर। क्लियर है। या फिर और शॉर्ट करेंगे तो इसको करते हैं 11 to 12 वीक्स। क्या होता है, 11 to 12 वीक्स। बात क्लियर हो गई किसकी, लेवल 1 की। किसकी हो गई, लेवल 1 की। ठीक है, इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग स्कैन। लिख दो यहां पर, स्क्रीनिंग स्कैन, डेटिंग स्कैन, लेवल 1 स्कैन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता कर पास और किसका, डिसलोकेशन का पता। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट 2 होते हैं आपको पता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर में एनेंसेफेली आता है और पोस्टीरियर में स्पाइना बाइफिडा आता है। क्लियर आ गया सभी। तो 2 टाइप का होगा ये, एनेंसेफेली एंड स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब देखिए नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं। किसकी करते हैं, लेवल 2 की। आपको पता है दिस इज द मोस्ट कंफर्मेटरी होता है किसके लिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। किसके लिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। तो देखिए लेवल 2 होगा, ये मेनली कैसा होता है, ट्रांस एब्डोमिनल। कैसा होता है, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है। और मेनली परफॉर्म होता है कब, 18 to 20 वीक्स पर। कब होता है ये, 18 to 20 वीक्स। क्लियर होगी बात। देखिएगा लेवल 2 में जब देखते हैं तो इसका मतलब है ये मेनली प्रेगनेंसी वहां पर कंफर्म हो चुकी है। मोस्ट कॉमनली बताता है किसको, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन फीटस। फीटस के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो उसके लिए मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है किसको, लेवल 2 स्कैन को। किसको, लेवल 2 स्कैन को। इसीलिए लेवल 2 ऑल्सो नोन एज टीफा, किसके नाम से जाना जाता है, टीफा के नाम से जाना जाता है। तो अगर फीटस के अंदर कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट आ रहा है, कोई भी ऑर्गन का डिफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, टीफा होगा। कौन सा होगा, टीफा होगा। और टीफा क्या होता है, टारगेटेड इमेज फॉर फीटल एनोमली। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो टीफा का क्या नाम है, इमेज फॉर फीटल एनोमली, टारगेटेड इमेज फॉर फीटल एनोमली। क्लियर होगी इतनी सी बात। तो इसका मतलब मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट इसी को बनाया जाता है। पहले लेवल 2 बोलता था इसका, या फिर अदर नेम है इसका, दैट इज दी टीफा। क्या नाम है इसका, टीफा नाम। आगे बात समझ में। कब होता है मोस्ट कॉमनली, 18 to 20 वीक्स पर। किसको बताता है ये, क्रोमोसोमल डिफेक्ट को मोस्ट कॉमनली कौन बताएगा, कैरियोटाइप। कौन बताएगा, कैरियोटाइप। आगे समझ में। लेकिन कैरियोटाइप कभी भी
किसको नहीं बता सकता? स्ट्रक्चर के डिफाइन को, क्योंकि उसमें एक सेल की स्टडी होती है और इसमें कंप्लीट ऑर्गन की कंप्लीट बॉडी की स्टडी होती है, तो स्ट्रक्चर में डिपेंड होगा, तो वो उसको कौन बताएगा? फिर लेवल 2 बनाएगा और टीफा बताएगा। आगे समझ में कब परफॉर्म होता है ये? वेरी गुड। अब देखिएगा, जब लेवल 2 की बात करेंगे तो लेवल 2 में अगर इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपन? ट्रांसवेजाइनली कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ट्रांसवेजाइनली। तो इसलिए ब्लीडर कैसा होगा? एम्प्टी होगा। कैसा होगा? एम्प्टी होगा। आगे समझ में? लेकिन इसको कैसा कर रहे हैं? ट्रांस एब्डोमिनल कर रहे हैं, तो ब्लीडर कैसा होगा? फुल होगा। ब्लीडर कैसा होगा? फुल होगा। आगे समझ में? लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ब्लीडर को फुल रखना क्या है? डिफिकल्ट है, तो इसलिए फिर क्या कर सकते हैं उसके अंदर? ट्रांसवेजाइनली कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? ट्रांसवेजाइनली। आगे बस समझ में? तो ये होते हैं आपके मेनली जो स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसके टाइप्स। अगर इसके अलावा हमें एक और जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में नीड पड़ सकती है। फर्स्ट में कर लिया हमने, सेकंड में कर लिया, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो सकता है? एक और यूएसजी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे समझ में? टोटल 2 यूएसजी होती है, लेवल 1 और लेवल 2। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया कि एक प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ एक ही यूएसजी क्या करना है? प्रिस्क्राइब करना है, या सिर्फ एक ही यूएसजी एक ही बार करना है? कंप्लीट प्रेगनेंसी के अंदर वन टाइम क्या करना है? यूएसजी करना है, तो कौन सा यूएसजी करेंगे? लेवल 2। कौन सा करेंगे? लेवल 2 करेंगे। आगे समझ में? और लेवल 2 का मतलब है 18 to 20 वीक्स पर करेंगे। आगे समझ में? 18 to 20 वीक्स पे क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया था कि 16 वीक्स तक क्या हो जाता है? हाँ, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो डिफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है लेवल 2 मोस्ट कॉमन या मोस्ट कंफर्मेटरी माना जाता है किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए। तो आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस सिर्फ एक बार करेंगे, तो वो करेंगे 18 to 20 वीक्स। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर या टीफा करेंगे, एक बार करना है। 2 बार करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2। अगर तीसरी बार नीड पड़ेगा तो फिर किसमें करेंगे? थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कब करेंगे? लेट थर्ड ट्राइमेस्टर। किसमें करेंगे? लेट थर्ड ट्राइमेस्टर। इसका मतलब है इसमें पता लगाना होता है हमने किसका? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर को जानना है, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट को जानना है, या प्लेसेंटा की सेपरेशन हुआ है या अपनी जगह पर है, तो फिर क्या करेंगे? थर्ड ट्राइमेस्टर का यूएसजी होगा, जिसमें प्लेसेंटा को मोस्ट कॉमनली चेक किया जाता है, या फिर एंगेजमेंट को चेक किया जाता है। किसको किया जाता है? एंगेजमेंट, यानी फीटस की जो डिलीवरी है वो उसमें कौन सा पार्ट एंगेज हुआ है, उसका किस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन है। एंगेजमेंट मींस क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब है लीवर की प्रोसेस को असेस करने के लिए और प्लेसेंटा को चेक करने के लिए जो यूएसजी होगा वो किसमें होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। किसमें होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में। कितनी क्लियर होगी इतनी सी बात? ओके, आगे बढ़े। ये प्लेसेंटा प्रेजेंटेशन। देखिए इसके बाद अपन याद करेंगे दैट इज द यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। यूएसजी के क्या क्या यूज होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज दी 5 यूज। कितने होते हैं? 5 यूज। प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन का किसके अंदर? 5 यूज इन प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट यूज होगा दैट इज दी टू टेल नंबर ऑफ फीटस। पहला क्या होता है इसका? टू टेल नंबर ऑफ फीटस। कितने नंबर हैं? ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स है, कितने सैक बन रहे हैं, तो सैक के बारे में बताने का काम कौन करेगा? यूएसजी करेगा। तो पहला काम क्या है इसका? टू टेल नंबर ऑफ फीटस। सिंगल है, ट्विन है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स है, पेंटू है, सिक्सटुप्लेट्स है, जो भी होगा सारा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा दैट इज दी इट कंफर्म प्रेगनेंसी। किसको कंफर्म करता है ये? वेरी गुड। इट कंफर्म प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है दैट इज दी यूएसजी। बाकी स्क्रीनिंग करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? यूपीटी कर सकते हैं, एससीजी टेस्ट कर सकते हैं,
ब्लड के अंदर चेक कर सकते हैं, आगे समझ में। लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्क्रीनिंग क्यों होते हैं ये? क्योंकि अदर कॉज भी होते हैं जिनके अंदर क्या हो सकते हैं, ये इंक्रीज हो जाती है, लाइक ओवेरियन कैंसर हो गया, यूटेराइन कैंसर हो गया। तो ऐसी कुछ कंडीशन होंगी, इनमें लेवल क्या हो जाता है? एससीजी का इंक्रीज हो जाता है। जब एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वो तो ब्लड में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी में ये राइज होता है। लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन होती है जिसमें राइज हो जाता है, इसलिए इसको मोस्ट कंफर्मेटरी नहीं माना जाता है। मोस्ट कंफर्मेटरी किसे माना जाता है? यूएसजी को माना जाता है। इस चीज को याद रखोगे आप, वेरी गुड। इसके बाद में अगर फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो वो क्या होगा? फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी गुडेल साइन होगा। क्या होगा? गुडेल साइन होगा। लेकिन अगर यूएसजी में बात करते हैं तो गुडेल साइन इज नॉट अ, मैंने बोला था कैसा होता है, मे बी पॉजिटिव, लेकिन अब फर्स्ट पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी गुड, क्या होता है? जेस्टेशनल सेक होता है। क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, दैट इज द जेस्टेशनल सेक। अगर फर्स्ट सेक नहीं होगा तो फिर सेकंड कौन सा होगा? यॉल्क सेक होगा। क्या होगा? यॉल्क सेक। और थर्ड क्या हो सकता है फिर? कार्डियक एक्टिविटी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्डियक एक्टिविटी। आगे समझ में। जेस्टेशनल सेक होता है वो कब दिखने लग जाता है? 4 वीक पर। किसके अंदर? टीबीएस के अंदर। अगर यही किसकी बात करेंगे? टीएएस की बात करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनल की बात करेंगे, तो कब दिखेगा ये? 5 वीक पर, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल वो 1 वीक पहले ही सारी इंफॉर्मेशन दे देता है एज कंपेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। क्लियर होगी बात समझ में। इसके बाद अगर किसकी यॉर्क सेक की बात करेंगे तो यॉर्क सेक कब होगा फिर? टीबीएस में 5th वीक पर। कब होगा? 5th वीक पर। और एब्डोमेन में बात करेंगे तो 6 वीक पर। किस पर होगा ये? 6 वीक पर। इसी तरीके से कार्डियक एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये कब होगा फिर? हाँ, 5th to 6 वीक पे हो जाता है। किस पे हो जाता है ये? 5th to 6 वीक पर। और इसमें बात करेंगे तो कितना होगा ये? 6 to 7 वीक्स पर एब्डोमिनली। आगे सही, तो इसीलिए हमने इसको सबसे फर्स्ट आ रहा है तो इसको फर्स्ट साइन बोला है, ये सेकंड में आ रहा है तो इसको सेकंड साइन बोला है, और ये कार्डियक एक्टिविटी लास्ट थर्ड में आ रहा है प्रेगनेंसी की, तो इसको क्या बोल दिया फिर? थर्ड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। टीएस में सर 1 महीने पहले आया है, टीबीएस में आ रहा है? टीबीएस में पहले आएगा, ट्रांसवेजाइनली पहले देखने को मिलेगा चीजों को एज कंपेयर टू ट्रांस एब्डोमेन। आगे बस समझ में। अब देखो लो, अब देखिए जब जेस्टेशनल सेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जेस्टेशनल सेक की। तो जैसे एससीजी की बात करते हैं, किसकी? एससीजी। आप कहोगे सर एससीजी भी तो क्या है, जेस्टेशनल सेक के अंदर इंक्रीज होगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव टेस्ट होगा लेकिन कंफर्मेटरी नहीं होगा। क्यों? देखो जेस्टेशनल सेक किसके साथ साथ में? प्रेगनेंसी के साथ साथ में अदर कंडीशन में भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। एससीजी सेक के साथ में इंक्रीज होगा, अदर कंडीशन में भी होगा। लेकिन जब यूएसजी की बात करेंगे तो मोस्ट कंफर्मेटरी सेक होगा। तो एक तो सेक को बताएगा, किसको बताएगा? सेक को। सेक के साथ साथ में किसको बता देगा? ये कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बता देगा कि नहीं बता देगा? कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं है। आगे सच में, तो इसका मतलब एक तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन को भी बताएगा, साथ साथ में सेक को भी बताएगा, और साथ साथ में किसको बताएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर देगा। लेकिन एससीजी बताएगा क्या? एक्टोपिक को नहीं बताएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, मोलर प्रेगनेंसी हो, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, सब में क्या होगा? ये राइज होगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब एक तो एससीजी क्लियर कंफर्म नहीं करता, अल्ट्रासाउंड एक तो कंफर्म भी करता है, दूसरा आपको जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उनको भी क्या कर देता है? आसानी से बता देता है। इसलिए हमें मोस्ट कॉमनली किसको प्रीफर किया है? सोनोग्राफी को। याद रख लेना, इस बात को दिमाग के अंदर अच्छे से डाल देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर सेक के अंदर, एक तो इस चीज को याद रखना, दूसरा अगर सेक के अंदर मान लीजिए हमने देखा कि एक सेक है जिसका डायमीटर कितना है? लेस देन 25 mm है। कितना है? लेस देन 25 mm है। और कार्डियक एक्टिविटी क्या है? कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है। क्या है?
एब्सेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक गैस्ट्रल सैक का डायमीटर क्या है 25 है। आगे समझ में, कार्डियक एक्टिविटी क्या है उसकी एब्सेंट है। तो क्या है ये डेड है, ये डेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लाइटेड ओवम है। क्या है ये ब्लाइटेड ओवम। आगे समझ में क्या है ब्लाइटेड ओवम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको ब्लाइटेड ओवम, या फिर ब्लाइटेड ओवम का मतलब है जाइगोट। क्या बोल सकते हैं इसको जाइगोट बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन देख लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए एक फीमेल है जिसका गैस्ट्रल सैक का डायमीटर कितना है 18 mm है। कितना है 18 mm है। कार्डियक एक्टिविटी क्या है उसके अंदर एब्सेंट है। क्या है एब्सेंट है। आगे समझ में। तो इसका मतलब है अभी फीमेल के क्या नहीं आया है 5 वीक को कंफर्म नहीं किया है। और जब 5 वीक नहीं होगी तो कार्डियक एक्टिविटी आएगा क्या, नहीं आएगा ना। सिर्फ सैक दिख सकता है लेकिन सैक का डायमीटर भी क्या है छोटा। तो इसका मतलब अभी इसका अंडर डेवलप्ड है, लेकिन इसको अबॉर्शन नहीं कह सकते, डेड नहीं कह सकते। आगे समझ में। तो इस कंडीशन को याद रखना। डेड कब कहेंगे फिर, एक तो हमने देखा था अबॉर्शन में 500 ग्राम से ज्यादा होगा, देखा था कि नहीं देखा था। दूसरा पीरियड ऑफ वेबिलिटी से पहले होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं अबॉर्शन। लेकिन तीसरा अगर पूछ सकता है तो आपसे ये पूछ सकता है कि गैस्ट्रल सैक का डायमीटर कितना होगा मोर देन 25 mm। कितना होगा 25 mm से ज्यादा होगा। और साथ साथ में कार्डियक एक्टिविटी क्या होगी एब्सेंट होगी। कार्डियक एक्टिविटी क्या होगी एब्सेंट होगी। तब जाकर के उसको क्या बोल सकते हैं अबॉर्शन बोल सकते हैं। मेरी बात को समझ गए राहुल? क्या समझे सर? अगर सैक का डायमीटर 25 mm से ज्यादा होगा कार्डियक एक्टिविटी, फिर कार्डियक एक्टिविटी उसकी एब्सेंट है तो अबॉर्शन होगा, मिस्ड अबॉर्शन होगा। आगे समझ में। या फिर क्या हो सकता है जो फीटस है वो दूसरे किसी अबॉर्शन में चला गया, मतलब डेड हो गया, ये मान सकते हैं, आगे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है और सैक कितना है लेस देन 25 mm है, तो इसका मतलब उसको अबॉर्शन नहीं कह सकते, अंडर डेवलप्ड है या फिर अभी डेवलप हो रहा है, जाइगोट है वो डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब कार्डियक एक्टिविटी कब आती है जब सैक का डायमीटर कब होगा 25 mm होगा। वेरी गुड। इसका मतलब मोर देन 25 mm सैक है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब नॉर्मल फिटस है। कैसा है ये नॉर्मल फिटस है, डेवलप हो रहा है। क्लियर होगी? इस चीज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको मोस्ट क्लियर कर रहा हूं। कितने पढ़े हमने, कितने 2। कितनी यूज देख रही है अभी तक 2। देखो थर्ड यूज की बात करेंगे। थर्ड होगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी इट कन्फर्म, ध्यान से सुन लेना, इट कन्फर्म जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज को कंफर्म करता है। करता है क्या करता है, यस। देखिए जेस्टेशनल एज को कंफर्म करने के इसके 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं 2 मेथड होते हैं। एक होता है क्लिनिकल मेथड, दूसरा होता है बाई यूएसजी। आगे समझ में देखिएगा। क्लिनिकल मेथड हम कल डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज दी फंडल हाइट। किसकी बात करेंगे फंडल हाइट की। तो मैंने आपको बताया था फंडल हाइट के हिसाब से अपन क्या करते हैं जेस्टेशनल पीरियड का पता लगा लेते हैं। कौन बताएगा बाई फंडल हाइट, कौन बताएगा कैसे पता लगाएंगे। एक फीमेल है, ठीक है ना, जिसके अंदर पहले ऐसी इरेगुलर साइकिल आती थी, ठीक है ना, और उसको पता ही नहीं है कि साइकिल कब आई थी। उसके अंदर हमने कंफर्म करना है किसको जेस्टेशनल एज को, कि इसका कौन सा एज हो सकता है या कौन सा वीक चल रहा होगा अभी। क्लियर है? इस चीज को पता करना है। तो फिर हम एक क्लिनिकल मेथड से करेंगे। क्लिनिकल मेथड से हम मेजरमेंट करते किसका फंडल हाइट का। तो फंडल हाइट मेजर किया था कल, तो देखिए कैसे मेजर किया था। वेरी गुड। या सिंपाइसिस प्यूबिस से पहले होगा, आगे समझ में, या सिंपाइसिस प्यूबिस पर होगा, पर एब्डोमिनली क्या होगा पाल्पेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा वीक है 12 वीक से। कौन सा है ये 12 वीक से। आगे समझ में, अगर पर एब्डोमिनली पाल्पेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है ये लेस देन 12 वीक है, लेस देन 12 वीक है। तो इसके लिए फिर यूएसजी पे जाना पड़ेगा, ये नहीं बता पाएगा क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड बता पाएगा फर्स्ट टाइमेस्टर में, जब क्या होगा एब्डोमिनली जब फंडल हाइट को असेस करने लग जाएगी। आगे बस समझ में। इसके बाद में देखिए क्या होगा, ये फंडस इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे इंक्रीज होगा, फिर कहाँ जाएगा ये मिड
मिड वे में आ जाएगा। ये क्या है? अम्लाइकस है। ये क्या है? अम्लाइकस है। क्लियर है? तो अम्लाइकस के मिड पॉइंट पे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? ये मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ मिड पॉइंट पर आएगा कब? 16 वीक्स पर आएगा। किस पर आएगा? 16 वीक्स। तो यहाँ मिड पॉइंट पर होगा तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है? जेस्टेशन पीरियड 16 वीक का हो गया। कितने का हो गया? 16 वीक का हो गया। आगे समझ में? इसके बाद में यहाँ पर आएगा लोअर बॉर्डर पर 20 वीक्स पर। किस पर आएगा ये? 20 वीक्स। हम समझ जाएंगे कौन सा पीरियड चल रहा है। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 24 वीक्स, और इसका मतलब इसमें आएगा बीच में 22 वीक्स पर है। किस पर है? 22 वीक्स पर। यहाँ पर 24 वीक्स पर है। इसके बाद में और आगे बढ़ेगा 1/3 2/3। तो इसका मतलब है ये है 1/3 किसके? अम्लाइकस एंड जीपॉड प्रोसेस। तो इसका मतलब कौन से वीक पर है ये? 28 वीक पर है। किस पर है ये? यहाँ पर है तो 32 और 40 वीक्स पर है। किस पर है? 40 वीक्स पर है। यहाँ पर कौन सा होगा ये? 2/3 होगा। कौन सा होगा? 2/3। और यहाँ पर पहुंच चुका है तो फिर 36 वीक है। कौन सा है ये? 36 वीक है। आगे समझ में? अब देखिए ये हमने देखा था यहाँ पर 32 वीक पर कब होगा? 2/3 दो बार है। एक तो 40 वीक्स पर, 32 वीक पर। 32 पर कब होगा? जब हम चेक करेंगे तो एंगेजमेंट नहीं हुआ होगा, फीटस का हेड है वो फिक्स नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है जब अपन क्या करते हैं, पेल्विक ग्रिप को चेक करते हैं तो दोनों हाथ क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? 32 वीक है, और इसका मतलब है कन्वर्जेंट नहीं हो रहे हैं, और फीटस का हेड है वो फिक्स हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है। तो फिर कौन सा वीक है? 40 वीक्स है। एक हो गई। और देखिए 36 वीक, जब सबसे ज्यादा क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब क्या है? 36 वीक है। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन कर रहा है किसको? डायफ्राम को। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है मदर को, तो 36 वीक है। इसका मतलब जीपॉड। दूसरा, जब सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके बाद में फीटस का क्या हो गया? एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट होने के बाद में मदर को रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि यूट्रस जो कंप्रेस हो रहा था वो अब कंप्रेस नहीं हो रहा इतना, तो वो राहत की सांस लेगी। जब राहत की सांस लेगी तो इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है। तो जो फीटस का फंडस यहाँ पहुंचा था वो फंडस यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? लाइटनिंग फील होगा। क्या होगा इसको? लाइटनिंग। दैट इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लाइटनिंग होगा, रिलैक्स फील करेगी, राहत की सांस लेगी, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे। तो ये कौन सा वीक होगा? 40 वीक्स होगा। इतनी बात क्लियर है? अब देख लीजिएगा, जब इससे कंफर्म हो जाएगा सारी चीजें, लेकिन एक और पूछा जाता है कि मिड पॉइंट ऑफ जीपॉड प्रोसेस एंड अम्लाइकस कब होगा? ये मिड पॉइंट है, या 1/3 था, यहाँ पर 2/3 था, और ये मिड पॉइंट है। ये कौन सा है? ये मिड पॉइंट है दोनों। किसका? जीपॉड प्रोसेस और अम्लाइकस का। तो यहाँ ऊपर होता है 30 वीक्स पर। किस पर होता है ये? 30 वीक्स पर। क्लियर है? तो मिड पॉइंट पर है तो फिर कब है? 30 वीक्स पर है। किस पर है? 30 वीक। तो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है, क्लिनिकल पैटर्न होता है, जिससे हम जेस्टेशनल एज का कुछ कंफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कंफर्मेटरी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ जी इतने पर है तो जनरली इतने पर होते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर 24 से 36 वीक है, क्या है? 24 से 36 वीक है। आगे समझ में? इस बीच में है तो इसका मतलब है ये प्लस माइनस क्या होता है? हाँ, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर ऑफ फंडल हाइट। क्लियर है? अगर जैसे अगर क्या है ये 24 वीक पर यहाँ पर है तो इसका मतलब फंडल हाइट कितनी है? फिर ये 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्योंकि फंडल हाइट को हम किस में मेजर करते हैं? 20 सेंटीमीटर में करते हैं। वो सॉरी सेंटीमीटर में करते हैं। किसमें करते हैं? सेंटीमीटर में। तो स्केल को हमेशा सेंटीमीटर को फंडल हाइट की तरफ रखेंगे और इंच को एग्जामिनर अपनी तरफ रखेगा। यही देखा था कल हमने। दूसरा हमने कंफर्म किया था कि ब्लेडर हमेशा क्या होना चाहिए? एम्प्टी। दूसरा लेग कैसे होना चाहिए? एक्सटेंड, स्ट्रेट होने चाहिए। आगे समझ। लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उनमें कैसे होते हैं? लेग रिलैक्स होते हैं, हिप और नी दोनों रिलैक्स रहते हैं, फ्लेक्स रहते हैं, और डोर्सल पोजीशन होती है। कौन सी होती है? डोर्सल पोजीशन। इस चीज को याद रखना। इस तरीके से हमने फंडल हाइट को क्या किया था? असेस किया था, कंफर्म किया था। अगर ब्लेडर एम्प्टी नहीं होगा तो फिर क्या होता है? फॉल्स इंक्रीज हो सकती है क्या? फंडल हाइट। तो ये कौन सा मेथड हो गया? क्लिनिकल मेथड हो गया। कौन सा हो गया? क्लिनिकल मेथड हो गया। अब किसकी बात करेंगे अपन? बाय यूएसजी। किसके द्वारा बात करेंगे? बाय यूएसजी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाँ, यूजेज ऑफ इन प्रेगनेंसी। टोटल कितने हैं? 5। तो सबसे फर्स्ट कौन सा था? नंबर ऑफ फीटस। इसके बाद में प्रेगनेंसी को कंफर्म कर दिया मैंने, बता दिया किस करेगा। और तीसरा हम क्या पढ़ा? जेस्टेशनल एज को। तो जेस्टेशनल एज को क्लिनिकल टाइप से, दूसरा बाय यूएसजी। तो मैंने इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा यूएसजी से कैसे जेस्टेशनल एज को कंफर्म करते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा
1 2 3। देखिए बाई USG के द्वारा, तो USG के द्वारा 3 तरीके से अपन चेक करते हैं। आगे समझ में, यहाँ चीज़ को याद रख लेना। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे, किसमें करेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। USG के द्वारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब असेस करते हैं तो CRL लेंथ देखते हैं। क्या देखते हैं? CRL लेंथ। CRL मतलब क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ मतलब वर्टेक्स टू कॉकिक्स, वर्टेक्स टू कॉकिक्स। क्राउन रंप लेंथ का मतलब होता है वर्टेक्स टू कॉकिक्स लेंथ। आगे समझ में? तो इसका मतलब है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो लेवल 2 1 स्कैन होती है वो किसके लिए? सिर्फ मोस्ट ऑफ CRL के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? CRL के लिए, बेबी की लेंथ को असेस करने के लिए। आगे समझ में? तो देखिएगा CRL जब असेस कर लेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो देखो एक तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी करते हैं? TVS करते हैं। कौन सी करते हैं? TVS करते हैं, और इसी को लेवल 1 बोलते हैं। और लेवल 1 में सेक का CRL असेस किया जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर एज को इसके द्वारा क्या करना है? असेस करना है, तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड से हमें क्या आ जाएगा? CRL आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CRL क्राउन रंप लेंथ आ जाएगा। जब क्राउन रंप लेंथ आ जाएगा तो फिर इससे कैसे चेक करना है? तो इस चीज को याद रखना, क्राउन रंप लेंथ यानी CRL प्लस 6.5 बराबर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या हो जाएंगे? वीक ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएंगे। या फिर CRL प्लस 42 बराबर डेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्या आ जाएंगे? डेज ऑफ प्रेगनेंसी निकल के आ जाएंगे। सर CRL प्लस 6.5 बराबर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। समझे बात को? नहीं समझे? एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। यानी CRL आया है किसी का 3, कितना आया है? 3। अब वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी निकालिए। 6.5 करना चाहिए। हाँ, तो प्लस क्या करना है? 6.5 कितना हो गया ये? 9.5 वीक्स। तो इसका मतलब 9 वीक 5 डेज कब क्या हुआ है? जेस्टेशनल एज हुआ है। फीमेल भूल गया था, हमने फिर भी क्या कर दिया? उसको कंफर्म कर दिया। किससे? CRL से। तो जितना जल्दी हमारे पास में क्या होगा? CRL आएगा, उतना ही जल्दी क्या होगा? जेस्टेशनल एज असेस होगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जेस्टेशनल एज होता है उसको मोस्ट कंफर्मेटिव माना जाता है। जितना लेट होगा उतना इसमें फॉल्स या गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। इस चीज को याद रखोगे। क्या बोला मैंने? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो होगा, इसका मतलब CRL को मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाएगा बाय USG टू असेस द जेस्टेशनल एज। और जितना जल्दी होगा तो 10 वीक पर होता है। कब होता है ये? 10 वीक पर, बताया था मैंने। तो इसका मतलब CRL लैब को 10 वीक पर आएगा तो मोस्ट कंफर्मेटरी एज हो जाएगा। अगर 12 वीक होगा तो और कंफर्मेटरी हो जाएगा। उसके बाद में अगर होता है तो इसका मतलब लेस होता जाएगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में और कम चांस रहेंगे, फर्स्ट में कम रहेंगे। तो इसका मतलब है जेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए मोस्ट कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस होगा वो कब होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा। और किसके द्वारा होगा ये? CRL के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? CRL के। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए मैंने बोला CRL कितना है? 3 है, या CRL 5 है। कितना है? 5 है। अब कैन यू टेल मी द डे ऑफ प्रेगनेंसी? डे ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा दिन चल रहा है प्रेगनेंसी का? 5 है। CRL कितना है? 5। अब बताइए 42 यानी 47 डे ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो समझ गए CRL से कैसे निकालना है? निकाल सकते हैं पक्का? देखिएगा, तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। किसके अंदर होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। आगे बस समझ में? ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में CRL। अगर इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में असेस करना है तो कुछ और होगा, और थर्ड में करना है तो कुछ और होगा। तो ये फॉर्मूला से चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होगा, बताएंगे अभी मैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। किसका है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। अगर मैं बात करता हूं किसका? सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा? ये हेड सरकमफ्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड सरकमफ्रेंस। और क्या हो सकता है इसमें? पैराइटल, हाँ, पैराइटल डायमीटर। आगे समझ में? तो फर्स्ट किसको देंगे अपन? पैराइटल डायमीटर को। सेकंड किसको देंगे प्रायोरिटी? हेड सरकमफ्रेंस को। आगे समझ में? अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमें USG को असेस करना है तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम किसको लेंगे? हेड सरकमफ्रेंस को लेंगे। किसको लेंगे? हेड सरकमफ्रेंस को, या फिर किसको लेंगे? पैराइटल डायमीटर को। आगे समझे? तो पैराइटल डायमीटर होगा, उसके हिसाब से क्या होगा फिर?
जेस्टेशनल पीरियड है वो निकल के आ जाएगा। आगे समझ में? तो जेस्टेशनल पीरियड कैसे निकल के आएगा हेड की सर्कमफेरेंस से, वही सेम करना है आपने। आगे समझ में? CRL की जगह क्या लिखना है आपने, हेड सर्कमफेरेंस या फिर पैरेटल डायमीटर, जो आपके पास होगा उसको यहाँ पर डाल देना, किसकी जगह, इसकी जगह। आगे समझ में? तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किसको, हेड सर्कमफेरेंस HC डाल दी, क्या डाल दी, SC, बाकी कंडीशन वही की वही रहेगी, सेम असेसमेंट हो जाएगा किसका, फिटस के जेस्टेशनल पीरियड का। वेरी गुड। ठीक, इसके बाद में अपन किसके में असेस करेंगे इसको, थर्ड ट्राइमेस्टर में। किस में असेस करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब थर्ड ट्राइमेस्टर में असेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या था, हेड सर्कमफेरेंस था, क्या था, हेड सर्कमफेरेंस या फिर पैरेटल डायमीटर। आगे समझ में? लेकिन जब किसकी बात करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम इसमें मोस्ट कॉमनली ले लेंगे किस चीज को, फिटल है। वेरी गुड। That is the most important फीमर लेंथ। फीमर लेंथ होता है, क्या होता है, फीमर लेंथ। क्लियर है? तो देखें USG से किस तरीके से गैस्ट्रल एज को असेस करना है। यानी कि मान लीजिए ये एक फीटस है, इस फीटस के अंदर इस तरीके से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आगे समझ में? ये लेग्स होंगे, यहाँ पर क्या हो गए, हैंड हो गए। तो सबसे पहले अपन किसको असेस करेंगे, इसको, CRL को। किसको करेंगे, CRL को। आगे समझ में? क्राउन रंप लेंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड पर हमने किसको देखा, बाइपैरेटल डायमीटर को। आगे समझ में? और इसके बाद में थर्ड में क्या देखेंगे, फीमर लेंथ को। किसको देखेंगे, फीमर लेंथ। आगे समझ में? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से इनकी लेंथ को देख करके हम जेस्चर एज में। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला था मोस्ट कंफर्मेटरी, मोस्ट कॉमन कंफर्मेटरी किसको माना जाएगा, फर्स्ट वाले को माना जाएगा, क्राउन रंप लेंथ को। जितना जल्दी पता चलेगा तो उतना ही अच्छा जेस्टेशनल एज का पता चलेगा। जितना ऊपर की तरफ जाएंगे जितना ही फॉल्स होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जेस्टेशनल एज का असेसमेंट हो जाता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन होगा हमारा, समझ आ गया इतना सा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन में असेसमेंट होगा, दैट इज दी वेट ऑफ फिटस। किसकी बात करेंगे, वेट ऑफ फिटस। इट confirm the development of fetus। डेवलपमेंट ऑफ फीटस और वेट किसको चेक किया जाता है, वेट को। ठीक है, देखिए जब वेट की बात करते हैं तो वेट को किस तरीके से असेस करेंगे, वेट को मोस्ट कॉमनली असेस करते हैं, दैट इज दी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। किससे करते हैं, एब्डोमिनल
सर्कमफ्रेंस। आगे समझ में? अभी हेड सर्कमफ्रेंस को लिया था किसके लिए? जेस्टेशनल एज को पता करने के लिए। लेकिन जब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी का प्रॉपर वेट गेन हुआ है कि नहीं हुआ है, IUGR तो नहीं है, या ओवर मैक्रोसेबुया तो नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। देखो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की कैसे बात करेंगे? या तो क्या होगा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस? इंक्रीज्ड या क्या हो सकता है? डिक्रीज। जब डिक्रीज रहेगा तो बता दें क्या हुआ इसको? IUGR हुआ है। क्या हुआ है? IUGR हुआ है। और इंक्रीज आ रहा है तो इसको बोल दें क्या? मैक्रोसोमिया हुआ है। क्या हुआ है? मैक्रोसोमिया हुआ। आगे समझ में? इसका मतलब है इसमें क्या हो सकता है? इस मदर को GDM हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। IUGR हुआ है तो इसका मतलब मदर को क्या हो सकता है? PIH हो सकता है। क्या हो सकता है? PIH हो सकता है। आगे समझ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इसको याद रखना मोस्ट कॉमनली, अगर आपको अंडर डेवलपमेंट को बताना है या ओवर डेवलपमेंट को बताना है, दोनों के लिए ही मोस्ट कॉमनली किसे लिया जाता है? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को लेंगे। किसको लेंगे? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को। आगे समझ में? इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट जो फंक्शन होगा, इसका नेक्स्ट यूज होगा, दैट इज दी टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ फिटस। आगे सर, यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को अगर पता लगाना है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन क्या करना पड़ेगा आपको? USG करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? USG। क्लियर होगी इतनी सी बात? अब देखिएगा, इस बात को याद रख लेना कि IUGR हुआ है या फिर क्या हुआ है? मैक्रोसोमिया। बाकी एक चीज और आपने याद रखनी है कि जो बेबी की ग्रोथ कराता है उसके लिए मोस्ट कॉमन हार्मोन क्या होगा? HPL। क्या होगा? HPL, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन या फिर इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर, इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिन्स। याद है सारा? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इससे डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की कमी होगी तब भी क्या होगा? IUGR हो जाएगा। तो फिर असेस किसको करना है? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को। तो याद रखोगे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को। अगर किसको गेस्टेशनल एज को बताना है तो फिर CRL मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन बाइपेराइटल, थर्ड मोस्ट कॉमन हेड सर्कमफ्रेंस, फर्स्ट मोस्ट कॉमन फीमर लेंथ। किसकी बात कर रहा है? फीमर लेंथ की। क्लियर होगी थी इस बात? अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज दी लास्ट एंड मोस्ट। इट कन्फर्म द क्या होगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। It confirm the structural defect. It confirm the structural defect of fetus. अब देखिएगा कैसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगी, ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। USG होता है लेवल 1, USG होता है कौन सा? लेवल 1। उसको डेटिंग कहते हैं, ट्रांसवेजाइनली परफॉर्म करते हैं। कितना होता है लेवल 1 के अंदर? ट्रांसवेजाइनली जब करेंगे तो प्रोप फ्रीक्वेंसी 3.5 मेगाहर्ट्ज, और जब ट्रांस एब्डोमिनल करेंगे तो 5 to 7 मेगाहर्ट्ज प्रोप रहेगा। आगे समझ में? इसको मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनली करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करेंगे, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे। देखिए इसको डेटिंग बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अर्ली स्क्रीनिंग बोलते हैं। आगे समझ में? लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसका पता चलता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में किसका पता चलता है? एनेन्सेफेली का। किसका पता चलता है? एनेन्सेफेली। और दूसरा स्पाइना बाइफिडा का। स्पाइना बाइफिडा का पता चलेगा, दिख जाएगा डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो जब लेवल 2 में बात करेंगे तो लेवल 2 के अंदर मोस्ट ऑफ सारे आ जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अलावा, जैसे कि हाँ हिपो इसमें आ जाएगा, हिपो डिसलोकेशन। क्या पढ़ते हैं? इस जैसे कि ईसोफेजियल अट्रेसिया कंजेनिटल डिफेक्ट है, ड्यूडेनल अट्रेसिया, आगे समझ में, रीनल अजनेसिस, इस तरीके के डिफेक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डाउन सिंड्रोम,
ठीक है। डाउन सिंड्रोम हुआ है, ट्राइसोमी वगैरह हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें मिल जाएंगी? लेवल 2 में मिल जाएंगी। किसमें मिल जाएंगी? लेवल 2 में। आगे समझ में? लेकिन ये बात याद रखना, मोस्ट कन्फर्मेटरी स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस किसे माना जाता है? लेवल 2 को, और स्क्रीन बोलते हैं लेवल 1 को। लेकिन न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट के मामले में बात करेंगे तो डायग्नोसिस कर देता है कौन? लेवल 1। कौन कर देता है? लेवल 1। आगे समझ में? लेवल 2 को अपन असेस करते करते मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। जैसे इसको डेटिंग बोला था, इसको क्या बोलते हैं फिर? स्कैनिंग। डाउन सिंड्रोम, रीनलाइजेसिस और ड्यूडेनल अट्रेसिया हो गया, ईसोफेजियल अट्रेसिया हो गया, या ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। इस तरीके की जब ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे उनमें कुछ डिफॉल्ट रह जाएगा, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे सेपरेशन होता है वो सेपरेशन नहीं हो पाएगा ट्रेकिया और ईसोफेगस का, तो आपस में फिस्टुला बन जाएगा उनके अंदर। तो वो कंडीशन किसमें असेस होती है? लेवल 2 के अंदर। तो मैंने वही फंक्शन बता रहा हूँ आपको, इट कन्फर्म द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन फीटस। तो कैसे कर रहा है आपको पता चल गया। अब देखो इसमें से थोड़ा सा क्या करते हैं, असेस करते हैं कि यूएसजी के अंदर क्या देखने को मिलता है जिससे हमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का पता चलता है। आगे समझ में? जिसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मोस्ट कॉमनली। इतना लिख लिया। देखो अब इसमें से सबसे फर्स्ट अपन किसकी बात करते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करें। किसी करेंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। आगे बढ़े, देखिए अगर फर्स्ट वन है दैट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये आपको अच्छे से पता है न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड डिक्रीज हो जाता है, न्यूरल ट्यूब का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। न्यूरल ट्यूब को अगर हमने असेस करना है या जानना है, स्क्रीन करना है, तो अर्लीस्ट कब पता कर सकते हैं? वेरी गुड, 10th वीक पर कर सकते हैं। किस पर करते हैं? 10th वीक पर। अगर मोस्ट कंफर्म करना है तो फिर किस पर करेंगे? 14 वीक्स पर मोस्ट कंफर्म। आगे बात समझ में? अर्लीस्ट 10 वीक्स, मोस्ट कंफर्म है 14 वीक्स। क्लियर होगी बात समझ में? अब देखिएगा जब क्या करेंगे अपन? यूएसजी करेंगे। क्या करेंगे? यूएसजी। कौन सी यूएसजी करेंगे? लेवल 1 की। किसी करेंगे? लेवल 1 की। जब लेवल 1 की यूएसजी करेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बेबी के अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक होता है मिक्की माउस साइन, मिक्की माउस साइन। आगे समझ में? दूसरा मिलेगा दैट इज दी फ्रॉग आईज, फ्रॉग आई साइन, फ्रॉग आई साइन। ये दोनों ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मिलते हैं। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में किस में मिलते हैं? ये एनेन्सेफेली में। किस में मिलते हैं? एनेन्सेफेली, एनेन्सेफेली। आगे समझ में? अब देखिएगा मिक्की माउस साइन क्या होता है और फ्रॉग आई साइन क्या होता है। मान लीजिए ये बेबी को क्या हुआ है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है। तो इस तरीके का माउस हो जाएगा। आगे समझिए, इस तरीके का क्या होगा? माउथ होगा। तो ट्राइएंगुलर हो गया। कैसा हो गया ये? ट्राइएंगुलर। ऐसा ट्राइएंगुलर दिखेगा। और आईज कैसी हो जाएंगी? ऐसी बड़ी बड़ी। तो मेढक की आंख देखिए बाहर निकली रहती है। तो दिस इज दी फ्रॉग आई, फ्रॉग आई। और ये जो ट्राइएंगुलर है ना, ट्राइएंगुलर शेप ऑफ फेस हो जाता है, इसको बोलते हैं मिक्की माउस। क्या बोलते हैं? मिक्की माउस। किसमें देखने को मिलता है ये? एनेन्सेफेली में। किसमें मिलेगा? एनेन्सेफेली में। इनको देख करके हम समझ जाएंगे बच्चे को क्या हुआ है? एनेन्सेफेली हुआ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है। आगे समझ में? अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को किसकी इसकी कमी से होता है, इसको कैसे देते हैं, वो सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, तो उसको वापस डिस्कस करने का तो कोई मतलब है नहीं। अगर किसी फीमेल के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है पहले से, तो सेकंड प्रेगनेंसी में कितने % चांस रहते हैं? 5%। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ है तो थर्ड प्रेगनेंसी में कितने % चांस रहेंगे? 10%। आगे समझ में? एक पहली प्रेगनेंसी में तो दूसरी में 5%, अगर दूसरी में भी हुआ है तो तीसरी में रहेंगे 10%। तो अगर इस तरीके से रिकरेंस को प्रिवेंट करना है तो 4mg देंगे। और एवरी
फीमेल को देते हैं प्रिवेंट करने के लिए तो 400 माइक्रोग्राम देते हैं। कितना देते हैं? 400 माइक्रोग्राम। अगर डाइट में देंगे तो 500 माइक्रोग्राम देते हैं। कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम। अगर प्रोफाइलैक्टिकली देंगे तो कब तक देते हैं? 3 मंथ तक देते हैं। और अगर थेरेप्यूटिक देंगे तो 4 मंथ तक देते हैं। और कब स्टार्ट कर देंगे प्रोफाइलैक्टिकली? 1 वीक पहले। और अगर पता नहीं चला फीमेल को तो जब पता चलेगा तब करेंगे। और अगर किसी के अंदर है तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए 3 मंथ पहले करेंगे। कब करेंगे? 3 मंथ पहले फॉलिक एसिड को स्टार्ट कर देते हैं। फॉलिक एसिड के साथ साथ में अपन आयरन भी देते हैं, विटामिन डी भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। और मोस्ट कॉमनली सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको किस में करते हैं? फॉलिक एसिड को बिफोर प्रेगनेंसी कर देते हैं। कब? या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या बिफोर प्रेगनेंसी। इतनी चीजें इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको प्रिवेंट किया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो एक तो इसका पता लगा रहे एनेंसेफेली से। दूसरा देख लीजिए, बेबी को क्या हुआ है? डाउन सिंड्रोम हुआ है। क्या हुआ है? डाउन सिंड्रोम। जब डाउन सिंड्रोम होगा तो देखिएगा उसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलेगा? यहां पर लिखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हुआ है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा इंक्रीज नकल ट्रांसलुएंसी होता है, यानी कि इस फोरहेड के इसके बैक सेरिबेलम के पीछे यहां पर एक डार्क स्पॉट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? बैक साइड में डार्क स्पॉट होगा, दैट इज दी मोर देन 3 mm। कितने का होता है? मोर देन 3 mm। उसको कहते हैं इंक्रीज नकल ट्रांसलुएंसी। अगर ये देखने को मिल रहा है अल्ट्रासाउंड में मोर देन 3 mm का, तो हम समझ जाएंगे बच्चे को क्या हो रहा है? डाउन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउन सिंड्रोम। अगर इसी डाउन सिंड्रोम को किसके अंदर देखेंगे अपन? सेकंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे। किसमें देखेंगे? लेवल 2 में। लेवल 2 में जब देखेंगे तो मैंने बताया था मोस्ट कन्फर्म लेवल 2 से ही होगा। तो लेवल 2 के अंदर क्या होगा? इंक्रीज नकल ट्रांसलुएंसी के साथ साथ में इंक्रीज नकल स्किन फोल्ड। आगे समझ में? इसका मतलब है ये शॉर्ट होने की वजह से, क्या शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर स्किन का फोल्ड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और वो हो जाएगा मोर देन 5 mm। कितना हो जाएगा? मोर देन 5 mm स्किन का फोल्ड है। साथ साथ में मोर देन 3 mm क्या है? ट्रांसलुएंसी है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट फीमर, शॉर्ट ह्यूमरस देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कन्फर्म कर देंगे? डाउन सिंड्रोम कन्फर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? डाउन सिंड्रोम कन्फर्म कर देंगे। आगे इतना सा समझ में? इससे अब ये सब किस में दिखेंगे? यूएसजी में दिखेंगे ना, तो इसलिए यूएसजी से हमें पता चल गया किसका? डाउन सिंड्रोम का पता चल गया। किसका चल गया? डाउन सिंड्रोम का। क्लियर है? देखो और किसका पता लगाना है आपने? मान लीजिए आपने स्पाइना बाइफिडा का लगाना है। किसका लगाना है? स्पाइना बाइफिडा। जब स्पाइना बाइफिडा का असेसमेंट करेंगे तो इसमें 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा लेमन साइन, एक मिलता है बनाना साइन। लेमन साइन एंड बनाना साइन। और लेमन साइन क्या होता है देखिएगा, यानी कि ये एक फीटस है इस तरीके से, तो इसका मतलब देख लीजिए यहां पर क्या हो गया? ये एक इस तरीके का क्या हो गया? मास डेवलप हो गया, इस तरीके का ट्यूबर डेवलप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? लेमन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमन साइन। और यहां पर यानी फोरहेड पर क्या हो गया? फोरहेड पर एक सिस्ट का बन जाना क्या कहलाता है? लेमन साइन कहलाता है। और सेरिबेलम का क्या हो जाना? इलोंगेटेड हो जाना। सेरिबेलम का क्या हो जाना? इलोंगेटेड हो जाना। क्या कहलाता है? बनाना साइन कहलाता है। दोनों किस में देखने को मिलते हैं? ये स्पाइना बाइफिडा में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? स्पाइना बाइफिडा में। क्लियर है? यानी कि इसको बोलेंगे दैट इज दी फ्रंटल वॉजिंग। फ्रंटल वॉजिंग इसको बोलेंगे सेरिबेलम इलोंगेशन। सेरिबेलम इलोंगेशन। बहुत सी बार आपने देखा होगा यहाँ पर एक ऐसा ट्यूमर सा रखा रहता है यहाँ पर, इसको लेमन साइन बोलते हैं।
और देखोगा पीछे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है सेरिबेलम, पीछे की तरफ निकल जाती है इस तरीके की, तो इसको क्या बोलेंगे? बनाना साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बनाना साइन। दोनों ही किसमें देखने को मिलते हैं? स्पाइना बाइफिडा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, बनाना साइन एंड लेमन साइन। और दूसरा हमने पढ़ा था किसके अंदर? एनेन्सेफेली के अंदर। क्या पढ़ा था? फ्रॉग आइज और मिक्की माउस साइन। दोनों किसमें मिलेंगे? एनेन्सेफेली में। डाउन सिंड्रोम के अंदर इनकी नकल ट्रांसलुसेंसी और इनकी नकल स्किन फोल्ड, शॉर्ट फीमर, शॉर्ट हुमरस, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसको क्या बोलेंगे? वो सॉरी, शॉर्ट फीमर, शॉर्ट हुमरस। इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। क्लियर होगी बात? देखिएगा और पता लगा सकते हैं इसी से। हो गया ये? देखिएगा और पता लगा सकते हैं किस तरीके से। मान लीजिए क्या हो गया? ड्यूडेनल अट्रेसिया हो गया। क्या हो गया? ड्यूडेनल अट्रेसिया या फिर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ऐसे। तो इसमें दिखेगा डबल साइन। हाँ, डबल बबल साइन। डबल बबल साइन का मतलब है देखिएगा इस तरीके से होगा ये, यानी ये क्या है? स्टमक, यहाँ पर क्या है? ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में क्या हो गया? अट्रेसिया। और यहाँ पर क्या है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसका मतलब देख लीजिए, एक तो यहाँ पर बबल्स रहेंगे और यहाँ पर फूट जा रहा है कि आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगी? फिलिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसका मतलब यहाँ पर भी फिलेगा और यहाँ पर भी फिलेगा, तो इसका मतलब लगेगा दो स्टमक डबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो स्टमक। तो इसको बोलते हैं डबल बबल साइन। आ गया समझ में? तो ये कंफर्म हो जाएगा किसके द्वारा? यूएसजी के द्वारा। कौन से लेवल की होगी? लेवल 2 का यूएसजी होगा। लेवल 2 के यूएसजी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड या मोस्ट कंफर्मेटरी स्ट्रक्चरल डिफेक्टिव डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड। तो ये होते हैं। तो क्या पता चलता है इनसे सबसे हमें? डिफेक्ट, एनोमलीज। तो टोटल कितने फंक्शन पढ़े हमने? 5। कौन कौन से? फर्स्ट, फीटस के नंबर्स को बताएगा। सेकंड, प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा। थर्ड, जेस्टेशनल एज को बताएगा। फोर्थ, जेस्टेशनल या फीटल वेट को बताएगा। और फिफ्थ है वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को बताएगा। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। आगे समझ में? वेरी गुड। अब देखिएगा थोड़ा सा हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आगे समझ में? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या एनेन्सेफेली, किसके बारे में बात करेंगे? एनेन्सेफेली। देखिए, जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करते हैं तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।